हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ रोमांटिसिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। एज ऑफ रोमांटिसिज्म के एमसीक्यूज़ जो कि टीजीटी और पीजीटी में पहले पूछे जा चुके हैं, आज वो सब हम जो हैं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्राज फेयरफुल साइमेट्री अपीयर्स इन। ये जो फ्राज है एक फेयरफुल साइमेट्री, ये कहाँ देखने को मिलता है? लंदन, ए पॉइजन ट्री, चिमनी स्वीपर या द टाइगर। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा द टाइगर में। ये जो विलियम ब्लेक की एक पोयम है द टाइगर, उसमें जो है ये आता है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्लेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इनमें से कौन थे जो कि शेक्सपियर के एक मेजर क्रिटिक थे? एडमंड गोस, एसी ब्रैडले, गिलबर्ट मूरे या फिर फ्रैंक kermode। तो इनमें से जो शेक्सपियर के मेजर क्रिटिक थे वो थे एसी ब्रैडले। इनका पूरा नाम है एंड्रयू सेसिल ब्रैडली। 1851 से 1935 जो है इनका लाइफ साइकिल रहा है। ये एक इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर थे और बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर ही शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904। उन्होंने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में। प्रेज नॉट ओनली फॉर पेंटेटिंग एनालिसिस बट आल्सो फॉर इट्स ल्यूसिड प्रोज स्टाइल। और इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेज भी मिली थी इसके जो एनालिसिस के लिए, नहीं कि इसने एनालिसिस किया था, बल्कि इसका जो प्रोज स्टाइल था उसके लिए भी। और ये जो है रिकॉग्नाइज्ड एक क्लासिक ऑफ मॉडर्न शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। और इनको जो है रिकॉग्नाइज्ड किया जाने लगा था, पहचाना जाने लगा था एज ए क्लासिक ऑफ मॉडर्न शेक्सपियर क्रिटिसिज्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज ए पोएम बाय। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स पोएम ये किसने लिखी है? थॉमसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ या सिल्विया प्लैथ। तो ये जो पोएम लिखी है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है एक सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छी पोएम ये है। और इस पोएम में द लॉस ऑफ ए डियर चाइल्ड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड विद पेन एंड सोरो। एक प्यारे बच्चे का खो जाना जो है बहुत ही ज़्यादा पेन और सोरो के साथ दिखाया गया है। द एंटायर एटमोसफेयर ऑफ दिस पोएम इज डोमिनेटेड बाय ट्रेजिक रियलिटी ऑफ द डेथ। और इस पूरे पोएम का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा जिसमें डेथ की ट्रेजिक रियलिटी को दिखाया है। इसमें डेथ को दिखाया है, डेथ की क्या रियलिटी है उसको जो है इसमें दिखाया गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन कहाँ से आई है? तो ये लाइन जो है आपको मिलेगी एंडेमियन में। एंडेमियन जो है जॉन कीट्स की पोएम है। एंडेमियन जो है जॉन कीट्स की पोएम है और ये 1818 में पब्लिश हुई थी। और ये जब शुरू होती है तो इसकी सबसे स्टार्टिंग की लाइन होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ये राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई थी आइम्बिक पेंटामीटर में, जिसको कि हीरोइक कपलेट्स भी कहा जाता है। और इस वर्क का जो है क्रिटिसाइज भी बहुत इस वर्क को किया गया था। ब्लैकवुड मैगजीन्स ने जो है इस वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और भी जो है इस वर्क को मतलब इस वर्क को सिर्फ क्रिटिसिज्म मिला था, ये उसका जो एक फेलियर वर्क होकर रह गया था। द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नोलॉज्ड legislators of the world is by। poets are the unacknowledged legislators of the world। ये किसने कहा है? तो ये कहा है पीबी शैले ने। पीबी शैले की जो है ये लाइन है और ये लाइन आती है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री में। एक ऐसे जो है पीबी शैले ने लिखा है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो उसमें जो है फाइनली वो क्लेम करते हैं कि जो पोइट्स हैं वो अनएक्नोलॉज्ड लेजिस्लेटर्स हैं इस संसार के। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क्स इज़। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं, तो इनका जो है करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले जो है एन इवनिंग वॉक आई थी और लिरिकल बैलेट्स उसके बाद आई, फिर जो है एक्सकर्सन आई और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में प्रिल्यूड आई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो बी होगा। देखिए सबसे पहले जो है इनकी इवनिंग वॉक आई थी। और इवनिंग वॉक कब आई थी? ये आई थी 1793 में और रिवाइज हुई थी 1794 में। उसके बाद जो है लिरिकल जो बैलेट्स है कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का, ये 1798 में आया था। तो सबसे पहले जो है 1793 या 1798
और ये 93 या 94। उसके बाद जो है ये एक लॉन्ग पोएम थी, लिरिकल बैलेट्स तो एक कलेक्शन था। इसके बाद जो है एक्सकर्सन आती है, ये एक लॉन्ग पोएम थी और ये आई थी 1814 में, 1814 में। और जो प्रिल्यूड है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और ये जो पोएम थी ये इसका जो फाइनल वर्जन वाज पब्लिश 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850, यानी कि 1850 में ये आया था, जबकि वर्ड्सवर्थ की डेथ हो चुकी थी। वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो है उनकी वाइफ ने, उनकी जो विडो थी मैरी, उन्होंने जो है इसको ये टाइटल दिया था द प्रिल्यूड और इसको पब्लिश कराया था। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या हुआ, सबसे पहले एन इवनिंग वॉक, फिर लिरिकल बैलेट्स, फिर द एक्सकर्सन और फिर द प्रिल्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय विलियम ब्लेक? विलियम ब्लेक का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन्स ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन या फिर कैसल ऑफ इंडोलेंस। तो इनमें से जो कैसल ऑफ इंडोलेंस है वो विलियम ब्लेक का नहीं है, बल्कि वो जेम्स थॉमसन का है, जो कि स्कॉटिश पोइट रहे हैं 18th सेंचुरी के। और ये पोएम जो है स्पेंसर स्ट्रेंजर में लिखी गई है। डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन बाय, डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। ये जो है एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है डिजेक्शन एंड ओड। ये एक पोएम थी जो कि एस.टी. कॉलरिज ने 1802 में लिखी थी। और इस पोएम में जो ओरिजिनल फॉर्म वाज रिटन टू सारा हचिंसन, जो ओरिजिनल फॉर्म में ये जब ये पोएम लिखी गई थी तो ये सारा हचिंसन के लिए लिखी गई थी। सारा हचिंसन जो है एक वुमेन थी जो कि उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि जो एस.टी. कॉलरिज थे वो उससे प्यार करते थे एंड डिस्कस्ड हिज फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हर। लेकिन जब ये पब्लिश्ड हुई थी, पब्लिश जो इसका एडिशंस आया था उसमें जो पर्सनल फीलिंग्स और मेंशन ऑफ हचिंसन था वो उनको हटा दिया गया था, यानी कि हचिंसन को जो उन्होंने मेंशन किया था और उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स थी उनको हटा दिया गया था जब इसका पब्लिकेशन हुआ था। टेबल टॉक इज ए कलेक्शन ऑफ ऐसे बाय, टेबल टॉक जो है एक कलेक्शन है ऐसे का, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है विलियम हैजलिट ने। ये जो है बाय द कल्चरल क्रिटिक एंड सोशल कमेंटेटर विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट को जो है क्रिटिक्स ऑफ क्रिटिक भी कहा जाता है, क्रिटिक ऑफ क्रिटिक्स। और ये जो पब्लिश हुई था, ये जो टेबल टॉक है पब्लिश हुआ था 2 वॉल्यूम्स में और इसका जो है फर्स्ट अपेयर हुआ था अप्रैल 1821 में। और द एसे डील्स विद द टॉपिक सच एज आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी। वॉल्टर स्कॉट वॉल्टर स्कॉट को किस तरह का जो है नॉवेलिस्ट कहा जाता है? तो वॉल्टर स्कॉट को जो है हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट कहा जाता है। ये एक स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट, पोएट, प्लेराइट, हिस्टोरियन थे और इनकी जो मोस्ट फेमस पोएम है वो है द लेडी ऑफ द लेक। द फ्राज नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है किससे एसोसिएट है? तो ये एसोसिएट करती है जॉन कीट्स से। ये एक टर्म है जो कि जॉन कीट्स से सबसे पहले कॉइन किया था and is used to refer to the ability that humans have to transcend and think beyond the way that humans are conditioned to think। यानी कि उसका ये मानना था कि जो इंसान है ना उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बियॉन्ड जाकर सोच सके। उसको कोई कंडीशन दे दी जाती है सोचने के लिए। मान लीजिए आपने किसी को कंडीशन दे दी कि आप इस कंडीशन पर सोचिए, तो उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो उससे बियॉन्ड जा सके, उससे भी जो है ऊपर जाकर वो सोच सके। और उन्होंने जो है इसको इंस्टेंस किया था जब वो क्रिटिसाइज़ करे थे कॉलरिज को। और हु इन द ओपिनियन ऑफ कीट्स, कीट्स के जो ओपिनियन में रोट हिज पोएट्री इन ऑर्डर टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड एज ए रिजल्ट मिस्ड आउट ऑन ब्यूटी एंड इट्स एलिवेटिंग इफेक्ट्स। तो उनका जो कहना था, उन्होंने लिखा था कि उन्होंने जो अपनी पोएट्री लिखी थी वो सच को सर्च करने में लिखी थी और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने जो है अपनी ब्यूटी और अपने एलिवेटिंग इफ़ेक्ट्स को खो दिया था। चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज पब्लिश्ड इन, चार्ल्स डार्विन की जो एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वो कब पब्लिश हुई थी? तो वो आई थी 1859 में। 1859 में ये आई थी 24 नवंबर 1859 को। और ये वर्क है साइंटिफिक लिटरेचर बाय चार्ल्स डार्विन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का जो है ये फाउंडेशन माना जाता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू पी.बी. शैले इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी? पी.बी. शैले के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है उसके अकॉर्डिंग है द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग। ह्यूमन का जो माइंड होता है जो ड्रीम करता है वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल
beauty. Or P.B. Shelley was stimulated to write two of his finest poems, Hymen to Intellectual Beauty and Mont Blanc. The Hymen to Intellectual Beauty reveals the influence on Wordsworth of Stinton Abbey and Ode Intimations of Immortality in particular. यानी कि पीबी शैले ने जो अपनी जो सबसे दो अच्छी पोएम लिखी थी, हाइमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और मॉन्ट ब्लैंक, और जो ये हाइमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, इसमें जो है वो रिवील करते हैं, या फिर वो जो पोएम अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उस पर जो है वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी और ओड इंटीमेशंस ऑन इमोर्टैलिटी का आप उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक. विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जो कि उसको ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना जाता है जिसको, तो ऑब्वियसली दैट इज द प्रिल्यूड. लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड. लिरिकल बैलेड्स जो एक कलेक्शन आया था जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी, तो वो किस किसने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने, और वर्ड्सवर्थ के साथ जो है वो लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने. तो इसका जो है सही आंसर होगा सी, एस.टी. कॉलरिज. लिरिकल बैलेड्स जो है एक कलेक्शन है पोएम का, और ये 1798 में जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था. विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज ने लिखा था, और जो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में, इसमें जो है मोस्टली पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, और एस.टी. कॉलेज ने जो है 4 पोएम इसमें लिखी थी, और उसमें से सबसे जो फेमस पोएम है द राइम ऑफ एनिसेंट मैरिनर. और इसके जो है और भी एडिशन आए थे. सेकंड एडिशन 1800 में आया था 2 वॉल्यूम्स में. ओनली वर्ड्सवर्थ नेम अपेयर ऑन द टाइटल पेज, और इसके टाइटल पेज पर केवल वर्ड्सवर्थ का नाम था. द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज. प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर क्या है, तो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो है ये एक चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, और ये एक ऐसे है, एक ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, और इस ऐसे में ही आस्क जेंटलमैन टू गिव ए पेनी टू द पुअर चिमनी स्वीपर्स, यंग बॉयज हु आर आउट ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स. ही वॉज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट. यानी कि इस ऐसे में जो है उन्होंने एक जेंटलमैन को एक पेनी देने के लिए कहा है उस पुअर चिमनी स्वीपर्स को, जो कि उन यंग बॉयज़ को जो कि ठंड में भी सुबह के समय बाहर अपने काम पर निकलते हैं. और चार्ल्स लैम्ब को जो है इंग्लिश एसेस्ट का प्रिंस कहा जाता था, और उनके जो चीफ वर्क है वो ऐसे ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है. द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोएट्री इन इज. जो कीट की पोएट्री है उसमें सबसे ज़्यादा नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखने को मिलेगी, सटायर, सेंसुअलिटी, सेंसुअसनेस या सोशल रिफॉर्म. तो जॉन कीट्स की पोएट्री में जो है आपको सेंसुअसनेस देखने को मिलेगी. द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्री इज सेंसुअसनेस. When Keats asserts beauty is truth, truth beauty, he does not mean by beauty, he means something which pleases the eye and other sense organs rather than goodness. यानी कि जब वो ये लाइन कहते हैं ना कि ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्यूटी को कह रहे हैं, वो सुंदरता को कह रहे हैं. उसका मतलब किसी ऐसी चीज़ से है जो कि आपकी आंखों को जो है प्लीज़ करे, आपकी आंखों को खुशी दे, और केवल आपकी आंखों को ही नहीं, आपकी जो अदर सेंस ऑर्गन्स है उनको भी, rather than goodness, अच्छाई की बजाय. Some other fact. The sensuousness in his poetry is so deep that Lewis M.C. Neese calls him sensuous mystic. यानी कि उनकी पोइट्री में जो है सेंसुअसनेस इतनी ज़्यादा डीप थी कि लुइस M.C. नीस ने उनको सेंसुअस मास्टिक भी कहा था. हु सेड कीट्स वॉज ए ग्रीक. ऐसा किसने कहा था कि कीट जो थे वो एक ग्रीक थे, तो ऐसा जो है पी.बी. शैले ने कहा था. और पी.बी. शैले ने जो है कीट वॉज ए ग्रीक ये कहा था क्योंकि कीट की जो पोएम है आपको उसमें हेलेनिज्म देखने को मिलेगा. हेलेनिज्म का मतलब होता है उन्होंने जो ग्रीक है उनकी बहुत ज़्यादा जो है उसको ग्रीक कल्चर को अपने पोएम में बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया है. ग्रीक स्पिरिट जो है उनके अंदर एक तरह से आ जाती है जब वो अपना लिटरेचर लिखते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड हेलेनिज्म. विच स्ट्रेंजर फॉर्म डिड शैले यूज़ इन हिज फेमस पोएम ओ टू द वेस्ट विंड. और टू द वेस्ट विंड पी.बी. शैले की एक फेमस पोएम है, तो उसमें जो है कौन सा स्ट्रेंजर फॉर्म उन्होंने यूज़ किया है, तो उन्होंने उसमें टर्जा राइमा यूज़ किया है. टर्जा राइमा फॉर्म इन इस फेमस पोएम ओ टू द वेस्ट विंड. ईच ऑफ द 7 पार्ट्स ऑफ दिस पोएम कंटेन 5 स्टेंजा. इसके जो 7 पार्ट हैं, और सातों पार्ट में जो है 5 स्टेंजाज हैं. 4 3 लाइन स्टेंजाज एंड ए 2 लाइन कॉपलेट, जिसमें क्या है 3 लाइन स्टेंजाज जिसके साथ 2 लाइन का कॉपलेट है, और सब जो है आयम्बिक पेंटामीटर में मीटर्ड हैं.
ये जो टर्जा राइमा था, टर्जा राइमा जो है ये सबसे पहले जो है द राइमिंग स्कीम इन हिच पार्ट फॉलोज ए पैटर्न नोन एज टर्जा राइमा स्कीम एम्प्लॉयड बाय डांटे इन हिज डिवाइन कॉमेडी। डांटे ने जो है इसको एम्प्लॉय किया था अपनी डिवाइन कॉमेडी में, और डांटे जो है सबसे पहले थे जिन्होंने टर्जा रिमा अपनी लॉन्ग पोएम, एक लॉन्ग पोएम के लिए यूज़ किया था। और डांते के बाद जो है टर्जा रिमा 14th सेंचुरी में जो है फेमस हो गया था। फेवरेट जो है ये एक स्टेज फॉर्म बन गई थी। और पेट्रार्क और बकैशियो और इस 16th सेंचुरी में जो सैटायर और ब्रालेस्क नोटेबल बाय एरिस्टो ने जो सैटायर और ब्रालेस्क लिखे थे, तो वो सब जो है टर्जा राइमा में लिखे गए थे। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो सर थॉमस व्याट ने किया था 16th सेंचुरी में। द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया के ऑथर किसको कहा जाता है? तो एसेज ऑफ इलिया के ऑथर है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को जो है एसेज ऑफ इलिया का ऑथर कहा जाता है। वो एक कंटेम्प्रेरी थे एस.टी. कॉलरिज के और ली हंट के। और लैम्ब की जो फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट वर एज ए पोएट। और 1807 में जो है लैम्ब और उनकी सिस्टर मैरी ने जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक वर्क जो है उन दोनों ने लिखा था। और उन्होंने जो अपने एसेस लिखे थे स्टार्टिंग में, उन्होंने अपने एक सिडोनियम उन्होंने लिया था इलिया। इलिया के जो है उन्होंने अंडर में अपने एसेस लिखे थे। और लैम्ब्स का जो फर्स्ट एसे ऑफ इलिया था वो 1823 में आया था, वाइल द सी एंड एसेस ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन 1833। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? इनमें से कौन सा पोइट है जो लेक स्कूल को बिलोंग नहीं करता? कीट्स, कॉलरिज, सथे या वर्ड्सवर्थ? तो डेट इज कीट्स। कीट्स वॉज नॉट ए लेक स्कूल पोइट। जॉन कीट्स जो है लेक स्कूल पोइट को बिलोंग नहीं करते। बाकी एस.टी. कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सथे ये जो है ये बिलोंग करते हैं लेक स्कूल को, क्योंकि ये जो रहा करते थे ये इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड में रहा करते थे 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में। और इनको जो है लेक स्कूल किसने दिया था नाम? ये फ्रांसिस जेफरी ने दिया था इन द एडिनबर्ग रिव्यू इन अगस्त 1817 में, एडिनबर्ग रिव्यू में अपने। मैरी सेलेस फादर वाज विलियम गॉडविन ए फेमस। मैरी सेले के जो फादर थे वो विलियम गॉडविन थे। और विलियम गॉडविन कौन थे? वो एक फेमस फिलोसफर थे। ही वॉज ए फेमस फिलोसफर हु कॉल्ड सेले ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल। सेले को जो है एक ब्यूटीफुल और इन एफेक्चुअल एंजल किसने कहा है? इन एफेक्चुअल एंजल जो है बीटिंग इन द वर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, ये बोला है उनको मैथ्यू आर्नोल्ड ने। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट की डेथ का क्या कारण रहा है? तो जॉन कीट की जो डेथ हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से। और वो केवल उस समय जो है 25 ईयर्स के ही थे। और उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो टॉम स्टोन है उसमें उनका नाम न लिखा जाए बल्कि एक एपिटैफ लिखा जाए, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर।